हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा में पूछे गए सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। एंड इससे पहले हमने पार्ट 1 में सामान्य अध्ययन से जितने भी 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन आए थे उनको लेके पार्ट 1 का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर सामान्य विज्ञान के फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, अंडजनन की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर अंडजन की कुछ व्यवस्थाएं दिए गए, इन सभी को आपको स्टार्टिंग से एंड तक एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले नंबर पे आपका आएगा अंडजनी, फिर आपका है प्राथमिक अंडाणु, फिर प्रथम ध्रुवीय पिंड और द्वितीयक अंडाणु, फिर अंडाणु। इस तरह आपको ऑप्शन नंबर जो डी में ऑप्शन है वही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्वांटम संख्याओं के कौन से सेट संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जे और एल। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दो सेट जो है क्वांटम संख्याओं के संभव नहीं है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो ये सभी है। सो यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है, एक स्टील के गोले को ठोस सतह पर 1 m ऊंचाई से गिराया जाता है। संघट के पश्चात स्टील का गोला 64 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ऊपर तक वापस पहुंच पाता है। तो बताइए एनवी टक्कर के पश्चात उसकी जो प्राप्त ऊंचाई मीटर में है वो कितनी होगी। तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 0.8 का स्क्वायर एन। ये जो है दिए गए हैं दो आपका 2n, बी वाला ये दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले प्रश्न में है, कौन सा वर्णक है जो प्रकाश ऊर्जा को मुख्य रूप से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीनाइट जो है ओ प्रकाश ऊर्जा को मुख्य ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर है डी वाला यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बहुलक में सबसे कमजोर अंतराण्विक बल उपस्थित होता है। ऐसे आपको बहुलक के नाम बताने हैं जो बहुलक में सबसे कमजोर अंतराण्विक बल उपस्थित होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, यही इसका राइट आंसर है। बाकी आपने कितने क्वेश्चनों को बनाए हैं, कितने को छोड़े हैं, कमेंट में जरूर बताइए ताकि उस पर हम आपको एक प्रॉपर कट ऑफ वीडियो दे सकें। फिर यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है, अम्लीय बफर के पीएच को निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो अम्लीय बफर के पीएच होते हैं उन्हें पीएच बराबर 1/2 pKa प्लस लॉग साल्ट एसिड, ये जो दो ऐसे समीकरण है जिसके द्वारा अम्लीय बफर के पीएच को पब्लिश किया जाता है यानी कि व्यक्त किया जाता है। तो बी वाला इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले प्रश्न में है, एक्स अक्ष को अंतर्नाभिकीय अक्ष मानते हुए निम्नलिखित में से कौन सिग्मा 1 का निर्माण नहीं करेगा। तो हो जाएगा 1s और 2s। बाकी यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3 ये तीनों ही सिग्मा 1 बना सकेगा, लेकिन ये जो आपका डी वाला आंसर है ये नहीं। तो आपको डी ही इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कारण में है और कथन में है, प्रतिबल बल तथा विकृति का अनुपात किसी भी पदार्थ के लिए सदैव नियत रहता है, ये बिल्कुल सही है। इस अनुपात को प्रत्यस्थता गुणांक कहते हैं, ये भी सही है और कारण इसका करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ए वाला इसका सही है, कथन और कारण दोनों सत्य है और एक ही सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो दोस्तों देख लीजिए ये ही इसका राइट आंसर है। फिर यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निर्देश दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन में है, नेचुरल किलर एन की कोशिकाएं जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली का भाग है और कारण है एन की कोशिकाएं रोग जनकों के विरुद्ध विशिष्ट प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस सत्य है लेकिन आर असत्य है। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो देख लीजिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, तरंग दैर्घ्य की कौन सी सीमा एन में प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय विकिरण है। यानी कि तरंग दैर्घ्य की उन सीमा को नाम बताने जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 390 से 430 nm यानी कि नैनोमीटर। ये बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए होगा। तो चलिए बताते हैं क्या होगा। तो होगा ऑप्शन नंबर डी, JLM। जैसे कि यहाँ पर पहले यहाँ पर है विलय का वाष्प दाब 0 होता है एक अवाष्पशील विलय के लिए। फिर विलयन का वाष्प दाब बराबर विलयन में विलायकों का वाष्प दाब JLM। फिर यहाँ पर देखा जाए तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से अधिक होता है। तो दोस्तों इसका सिर्फ आंसर है JLM। ये तीनों ही विलयन के लिए है।
फिर यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम 1 का मिलान अगर आप कॉलम 2 से करेंगे तो सही आंसर बनेगा ए। पत्तियां हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन होता है। फिर नेक्स्ट है बीज, ये आपका आ जाएगा अंतः शोषण। फिर आपका आएगा जड़, ये अवशोषण। जीवद्रव्य कुंचित कोशिकाएं, ऋणात्मक परिसारणीय विभव। तो ये जो ए दिए गए हैं ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 में राशियों के नाम दिए गए हैं और कॉलम 2 में एसआई मात्रक दिए गए हैं। तो कौन सा राशि का कौन सा एसआई मात्रक है ये मिलान करना था, तो इसके सही आंसर ए वाला होगा। जैसे कि यहाँ पर है धारिता की ए सही मात्रक है फैराड, स्वप्रेरक तत्व का ए सही मात्रक है हेनरी, विद्युत शक्ति का ए सही मात्रक आपको पता ही होगा वाट होता है, और चुंबक का फ्लक्स का वेबर। इस तरह देखा जाए तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पर अगले प्रश्न में है अवस्था सातत्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो हो जाएगा मैक्सवेल। अवस्था सातत्य का जो सिद्धांत है वो मैक्सवेल द्वारा दिया गया था, तो सी वाला ही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर अगले प्रश्न में है रेफ्रिजरेटर के लिए यदि T1 बराबर 300 के तथा T2 बदलता है तो निष्पादन गुणांक COP को बढ़ते क्रम में लगाना है, तो किस प्रकार होगा, वो सी में होगा। जैसे कि सबसे पहला आपका आएगा T2 बराबर 290 के, और T2 बराबर 270 के, T2 बराबर 250 के, और T2 बराबर 200 के, फिर T2 बराबर 150 के। यानी कि ये जो एक क्रम है इन सभी को आपको दोस्तों देख लेना है और सही आंसर इसका सी में करना है। बाकी आपने कौन कौन से ऑप्शन को कैसे कैसे किए हैं कमेंट में जरूर बताइए। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन के बहाव का सही क्रम कौन सा है। प्रकाश अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन के बहाव का एक निर्दिष्ट क्रम है वो कौन सा है, तो चलिए बताते हैं। इसका सही आंसर है सबसे पहला आपका आएगा प्रकाश तंत्र 1 प्लास्टोक्विनॉन, प्रकाश तंत्र 2 साइटोक्रोम्स, फिर अंत में देखा जाए तो फेरेडॉक्सिन। ये जो आपका डी वाला है यही दोस्तों राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर अगले प्रश्न में है दिए गए बर्फ का ताप -10 डिग्री सेल्सियस है, विशिष्ट ऊष्मा बराबर 0.5 kCl प्रति kg माइनस डिग्री है तथा पानी का ताप 60 डिग्री सेल्सियस है। यदि दोनों को समान मात्रा में मिलाया जाए तो बर्फ का जो कितना भाग है वो पिघल जाएगा, तो होगा ऑप्शन नंबर सी, पूरी बर्फ पिघल जाएगी। तो सी वाला जो है वो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ ऋणात्मक हो सकती है, तो कौन कौन सी ऐसी राशियाँ हैं जो ऋणात्मक हो सकती है, तो वो सिर्फ होगा JLM, कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और कुल यांत्रिक ऊर्जा। ये आप दिए गए हैं JLM 3 ही जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में है जड़ में जल संचलन के मार्ग के सही क्रम का चयन करिए। जड़ में जल संचलन के मार्ग के सही क्रम का जो निश्चित चयन है वो करना था, तो होगा सबसे पहले एपिडर्मिस अधि त्वचा बाह्य त्वचा, फिर कॉर्टेक्स वल्कुट, फिर है एंडोडर्मिस अंतः त्वचा, और पेरिसाइकल परिरम और जाइलम। एंड इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में दे दूंगा जिसके लिंक को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अणु संख्या गुण नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर है इनमें से कौन सा है जो अणु संख्या गुण नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमांक। निम्नलिखित में से कौन एक अणु संख्या गुण नहीं है, तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पर अगले प्रश्न में है निर्देश दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन में है NH3 अणु का आकार चतुष्फलकीय होता है, कारण है अमोनिया अणु में नाइट्रोजन sp3 संकरित होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों के दोनों करेक्ट है और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण करेगा, तो ए वाला जो है इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है 180 डिग्री डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाले कण का जो संवेग है वो कितना होगा, तो हो जाएगा 6.626 इंटू 10-24 kg/-1। ये आपका जो बी वाला आंसर बी वाला ऑप्शन है यही दोस्तों राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 53 नंबर के प्रश्न में है यदि ठोस सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4 का विलेयता गुण के sp 9.0 इंटू 10-12 हो तो निम्नलिखित 5 विलायकों का विलयनों में Ag2CrO4 की विलेयता को बढ़ाते क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो दोस्तों अगर आप इन सभी को व्यवस्थित करते हुए चलेंगे तो हो जाएगा, सबसे पहले तो होगा 0.2 MAgNO3 में, फिर 0.1 MAgNO3 में, फिर 0.2 MNA2CrO4 में, और 0.1 MNA2CrO4 में, और H2O में। यानी कि ये जो सबसे लास्ट वाला आंसर है डी, यही आपका राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विभिन्न अणुओं एवं आयनों में बंध लंबाई का बढ़ता हुआ क्रम कैसा है। तो अगर देखा जाए इसके जो बढ़ता हुआ क्रम, तो दोस्तों सबसे पहले आपका यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला ये है O2+, ये आप देखेंगे, फिर यहाँ पर है 7, 8, 9। इस तरह दोस्तों देखा जाए तो 54 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या हो सकता है, क्योंकि हम देखें कि आपका कितना कितना क्वेश्चन सही है और गलत है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वाष्पोत्सर्जन को जो है वो प्रत्येक रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो हो जाएगा प्रकाश। कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम 1 में कुछ दिए गए हैं और कॉलम 2 का मिलान जो है कॉलम 1 से करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहला है TC आ जाएगा तीसरे नंबर पे, PC आ जाएगा आपका पहले नंबर पे, VC आ जाएगा चौथे नंबर पे, और ये PC VC RTC ये आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पे। यानी कि ये जो सी वाला आंसर है यही आपका राइट एंड करेक्ट होने वाला है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का द्रवीकरण संभव होता है तो है क्रांतिक तापक्रम पर। गैसों का द्रवीकरण संभव होता है क्रांतिक तापक्रम पर ही। तो बी वाला जो है वो आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है, अनुदैर्घ्य तरंगों के लिए कौन से कथन सही हैं। तो हो जाएगा J, K और M। पहला है, इनमें संपीड़न और विरलन होते हैं, फिर ये ठोस द्रव एवं गैस में गमन कर सकती है, और वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। तीन जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपका अनुदैर्घ्य तरंगों के लिए सही हो जाएगा। तो सी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान वस्तु के लिए निम्न में से कौन से विकल्प सही हो सकते हैं। एक गतिमान वस्तु के लिए बताना है कि कौन से जो विकल्प है वो सही हो सकते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। जैसा कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको खोजने में हमें भी परेशानी हुई है, तो आप घबराइए मत। कुछ क्वेश्चन के PDF को या फिर कहें तो फोटो को मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप में अपलोड कर दूंगा, जिसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन में दिए गए हैं दोस्तों, CD+2 एवं Na2+ के अत्यधिक तनु विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करने पर CDS का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो कारण यहाँ पर है CDS का विलयता गुणनफल NiS के विलयता गुणनफल से अधिक होता है। तो हो जाएगा B। A और R दोनों सत्य है, लेकिन R कारण जो है वो कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं करेगा। तो देख लीजिए B वाला जो है इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर हमने आपको 60 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को 2 वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं, और इसके आगे का और जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। शायद तक हम आपको नेक्स्ट पार्ट अभी दे सकेंगे, या फिर सीधे यह जो PDF है उसे मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, वहीं से प्रॉपर जो आंसरों को मिलाना है वो आप कर लीजिए। या फिर दोस्तों जैसे ही व्यापम की उसे फाइनल मॉडल आंसर के जारी होगा तो उसे ही आपको कन्फर्म मानना है। हमने जो क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं प्रॉपर एक्सपेक्ट तौर पर बनाए हुए हैं, जब व्यापम की ओर से जारी होगा तो उसे आपको प्रमाणिक एक कन्फर्म मानना है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।